हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 मार्च 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। कई सारे स्टूडेंट डेली मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपके मेल भी मिलते हैं, कमेंट भी मिलते हैं कि ये कौन से एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो आप ध्यान रखिए, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी से लेकर भारत का छोटे से छोटा राज्य के अंदर का भी कोई भी एग्जाम हो, आप मेरे करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे दावा ही नहीं वादा भी करता हूं कि आपका कोई भी करंट अफेयर बच के नहीं जाएगा, बशर्ते जो कि पीडीएफ में डेली की आपको मेरे टेलीग्राम पर देता हूं, आप उसे डाउनलोड करके जरूर पढ़ लिया करिए। आपको केवल एक बार ही वो पीडीएफ पढ़नी है, आपके दिमाग में चीजें पूरी सेट हो जाएंगी। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसे डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उसे कभी पढ़ते नहीं है। इवन मेरे जो पीडीएफ अभी देने स्टार्ट किए हुए हैं पिछले कई महीनों से, ये पीडीएफ कहीं ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके का भी मैं डेटा बहुत सारी मेहनत से डालता हूँ। मतलब ये, अगर आप इसे डेली का डेली प्रिंट भी करा लिया करें तो आपके मंथली अपने आप ही बन जाएंगे एक मैगजीन की फॉर्म में। खैर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक सवाल पूछा था और मेरा क्वेश्चन ये था कि इनमें से ये कौन सा नेटवर्क है जो कि सिर्फ एक तरफा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। देखिए, अगर बात करी जाए तो सिंप्लेक्स अपने आप में एक टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, हाफ डुप्लेक्स भी नेटवर्क का एक प्रकार है और फुल डुप्लेक्स भी है। और क्वार्टर डुप्लेक्स कोई भी नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है, तो इसको तो हटा देते हैं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए, सिंप्लेक्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें ए से लेकर बी तक डेटा ट्रांसमिट होगा, लेकिन बी से ए की तरफ डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। बात आई समझ? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इसका एग्जाम्पल है टीवी या फिर आपका रेडियो हो गया। अब समझिए, जैसे कि टीवी मान लेते हैं, ये बी आप हो, ठीक है, आपके सामने टीवी रखा हुआ है। आपको टीवी में जो चैनल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो सब डेटा के ही थ्रू आ रहे हैं ना। और ये इन चैनल्स के वर्क स्टेशन है जहां से ये डेटा आपको टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो डेटा केवल इनसे आपकी तरफ ही आता है। क्या आपके पास कोई परमिशन है कि आप चैनल का जहां से डेटा टेलीकास्ट हो रहा है उन तक आप अपना डेटा पहुंचा सको या अपनी आवाज पहुंचा सको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये केवल वन वे डेटा ट्रांसमिशन को फॉलो करता है। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया, सिंप्लेक्स ही इसका सही आंसर है। वो स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर दिया है, इवन कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करके भी आंसर किया। ये मुझे अच्छा लगा कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता था। अब बात कर लेते हैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में। देखिए, हाफ डुप्लेक्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पर ए से बी की तरफ डेटा ट्रांसफर होगा और बी से ए की तरफ भी डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, इन अ वन बिट टाइम ओनली वन वे डेटा ट्रांसमिशन विल बी फॉलोड। मतलब एक समय में ए की तरफ ट्रांसफर होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, पुलिस के पास होता है, पुलिस की गाड़ी में हमेशा लगा रहता है, या मिलिट्री में भी इसका यूज किया जाता है। वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा, जब ए बी को मैसेज पास करता है तो बी केवल सुन सकता है, अपनी तरफ से बोल नहीं सकता है। तो उस टाइम पे एक तरफ डेटा ट्रांसमिट होता है, और जब ए अपनी बात बोल लेगा तब वो बोलता है ओवर। ओवर का मतलब ये है कि वो अपना चैनल बंद कर रहा है। अब बी जैसे ही बटन दबाएगा तो ये वाला चैनल ऑन हो जाएगा। मतलब आपने देखा, दोनों एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, मतलब डेटा दोनों तरफ फॉलो हो रहा है। लेकिन बस कंडीशन इतनी है कि एक बार में एक ही तरफ जाएगा। तो ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल। अब तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये है कि ए से बी तक डेटा और बी से ए तक डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो सकता है और एक ही समय में हो सकता है, साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल है इसका आपके मोबाइल फोन। आप अपने मोबाइल पे किसी से बात करते हो तो आप देखते हो, आप दोनों एक ही टाइम पे बोलते हो और दोनों को एक साथ सुनाई भी देता है, राइट? या फिर आप किसी को वीडियो कॉलिंग करिए, आप देखिए, आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो एक ही समय में और बोल के बात भी कर पाते हो। तो रीजन क्या है? क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने भुवन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है? तो इसको इन्होंने इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब समझते हैं ये भुवन नाम का प्लेटफॉर्म है किस लिए। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके से पूरे भारत भर के अंदर कई सारे टाउन्स को जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अर्बन फ्रेम सर्वे करेगा ये। अब इसका फायदा क्या होगा? देखिए, है क्या कि सरकार को अपने पास हर तरीके का डेटा मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर,
ये क्या करेगा, इसरो से इन्होंने कांटेक्ट इसलिए किया है कि इसरो सैटेलाइट्स की मदद से ये पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे कि कौन सा ये शहर है, यहाँ पर कितने वेटलैंड्स पाए गए हैं, कितनी झीलें हैं, वो एरिया कितना कवर कर रही हैं, या कोई नदी पहले इतने किलोमीटर बहती थी, अब वो सूख गई है, तो अब वो कितने किलोमीटर केवल बह पा रही है, ये सारा पता इससे लगाया जाएगा और पुराना डेटा जो है उसको अपडेट किया जाएगा यहाँ पर। इतना ही नहीं, और भी कई सारे डेटा इसमें आ जाते हैं, जैसे कि कोई टाइगर रिजर्व है तो कहीं उसकी बाउंड्री अब चेंज तो नहीं हो गई है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई, ऐसा तो नहीं कि पहले से जो उसके अंदर जंगल थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो शिकारी होते हैं या फिर जो तस्कर होते हैं जो लकड़ियों की तस्करी करते हैं, वो पेड़ों को जंगलों के अंदर काट डालते हैं और बाद में पता लगता है कि अरे भाई इतने पेड़ कट गए। तो इन सारी चीज़ों को इसरो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये पूरा डेटा कलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देगा। इसमें अगले 5 सालों का समय लेगा और पूरे भारत भर में 5300 टाउन्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में उड़ीसा के अंदर ये कौन सी मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही कम दूरी तक के लिए यूज करी जा सकती है। इवन इतना ही नहीं, ये मैन पोर्टेबल भी है, मतलब जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो इसे अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। स्पेशली जैसे कि कारगिल वॉर की बात करें तो वहां पर आपने देखा था कि बाद में हमें बोफोर्स की जरूरत पड़ी थी। तो ऐसी जगहों पर ये बहुत ही आसानी से काम करेगी, और जैसे कि दुश्मन के लॉन्चिंग पैड्स हो गए या फिर उनके बंकर्स हो गए, उन्हें बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी जो एक्यूरेसी है ये बहुत ही सटीक है। उड़ीसा के अंदर एक रेंज है जिसको बोलते हैं चांदीपुर रेंज, वहीं पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं समीर कामत। कौन है? समीर कामत। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है ब्रायन म्रोलोनी। क्या नाम है? ब्रायन म्रोलोनी। 84 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके थे ब्रायन। और इनका जो कार्यकाल है ये काफी बड़ा कार्यकाल था। 20 सालों तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं कनाडा के। 1984 से लेकर ये माफी चाहता हूँ, 10 सालों तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। 1993 तक ये 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में ये अमेरिका से जो कनाडा के रिलेशंस थे वो पहली बार ट्रेड फ्री हुए थे। तो ट्रेड फ्री का मतलब ये होता है कि दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करेंगे और जो टैक्सेस वगैरह जो इंपोर्ट ड्यूटीज में लगते हैं उनको नहीं लेते हैं। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्थापित किया गया है? तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो ये है हमारा भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है उनके द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया और आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी की भी मोहर इसमें लगी है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित किया जाएगा। और केवल ये भारत में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे देशों को आपस में जोड़ने का काम करेगा जो कि बिग कैट्स को कंजर्वेट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। इसमें टोटल 7 तरीके की ब्रीड्स को टारगेट किया गया है। ये 7 कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? एक तो आपका हो गया लायन हो गया, और पहला हो गया लायन, दूसरा हो गया टाइगर जिसको बाघ बोलते हैं, तीसरा हो गया इसमें लेपर्ड जिसको तेंदुआ बोलते हैं, चौथा हो गया स्नो लेपर्ड जिसको हिम तेंदुआ बोला जाता है, और पांचवा हो गया इसमें चीता। तो पिछले साल तक तो चीता भी हमारे पास नहीं था बट लास्ट ईयर आ गया चीता। और छठवीं जो ब्रीड है ये हो गई प्यूमा, और सातवीं ब्रीड इसमें है जैगुआर। ठीक है, तो टोटल ये बिग कैट्स की 7 जो ब्रीड हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। और इसमें 7 में से जो 5 ब्रीड हैं भारत में पाई जाती हैं। प्यूमा और जैगुआर भारत में अभी नहीं पाई जाती है। आने वाले समय में भारत सरकार इनको भी यहाँ पर लाने की कोशिश करेगी। फिलहाल आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने अगले 5 सालों के लिए इन सारी ब्रीड्स को भारत में पालने के लिए और इन्हें बचाने के लिए 150 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी है। वन टाइम ये करी है, इसमें अगले 5 साल तक कोई भी धनराशि बढ़ाई नहीं जाएगी। वन टाइम का मतलब इसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, बढ़ाई नहीं जाएगी।
शून्य भेदभाव दिवस जिसको बोलते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये प्रत्येक वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? ये मार्च महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है ये दिवस। और ये जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन की बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी कही गई है। आप फंडामेंटल राइट में आर्टिकल जब 15 पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको मैंने कई बार पढ़ाया भी है। आर्टिकल 15 का मतलब है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बर्थ प्लेस हो गया, या फिर रेस के आधार पर, और या फिर लिंग के आधार पर, इन सब में से किसी भी आधार पर आप एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये कानूनन अपराध है। मैंने आपको पहले भी बताया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं और इनकी शुरुआत 17 फरवरी को हो चुकी थी, और अभी हाल ही में 29 फरवरी को इसका समापन भी हो गया है। तो इस बार इसका चौथा संस्करण खेला गया। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीत लिए हैं? तो इस बार जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीते हैं। तो नंबर 1 पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही। और इन्होंने टोटल अगर बात करें तो 71 मेडल जीते हैं, जिसमें से 32 गोल्ड है। इवन एक और इंटरेस्टिंग बात, 32 में से 5 तो इनके बॉक्सर्स हैं जो कि गोल्ड लेकर आए हैं। 18 सिल्वर जीते हैं और 21 ब्रोंज जीते हैं। सेकंड नंबर पे जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है। एलपीओ ने इस बार 20 गोल्ड जीते हैं। आपको बता दूं, एलपीओ ने पिछली बार का ये यूनिवर्सिटी गेम जीते थे, इस बार ये दूसरे नंबर पे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इन्होंने 12 गोल्ड जीते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत पहली बार साल 2016 में करी गई थी। इस बार पूरे भारत भर की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। ये एक ऐसे गेम इवेंट है जहां से हर साल भारत के नए खिलाड़ी प्रतिभावान निकल के आते हैं, और जो कि आगे चल के देश के लिए मेडल लाने का काम करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सी स्लग की नई प्रजाति खोजी गई है। ये समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे झिल्ली की तरह आपको दिखाई देता है। और इसकी जो लेंथ है आपको बता दूं, केवल 7 mm है, 7 मिलीमीटर। तो अभी हाल ही में इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। और इसका नाम आपको पता है क्या रखा गया है? इसको बोला जा रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसका नाम रखा गया है मेलानो क्लैमिस। मेलानो क्लैमिस द्रौपदी। मेलानो क्लैमिस द्रौपदी, ये इसका नाम रखा गया है। ओके। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जो खोजा है, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्से में इसको खोजा है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता। और इसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पे धृति बनर्जी। कौन है? धृति बनर्जी। ये कौन है जिनको संसद की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है? एक तरीके से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी हेड ये कहलाएंगे। तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, अनुराग अग्रवाल। और इनका जो कैडर है, ये आसाम मेघालय कैडर है। 1998 में ये कमीशन हुए थे एज एन आईपीएस। इस टाइम पर ये सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट में कार्यरत है। तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की अब पूरे तरीके से इनकी जिम्मेदारी होगी। आपको बता दूं, पार्लियामेंट सिक्योरिटी हेड की जो पोस्ट है, ये अक्टूबर से खाली चल रही थी। इससे पहले रघुवीर लाल हेड हुआ करते थे इस सिक्योरिटी के। फिर बाद में इनका ट्रांसफर वापस इनके कैडर में हो गया, तब से वैकेंट थी। अब अनुराग अग्रवाल ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी इस टाइम पर सशस्त्र सीमा बल के भी डायरेक्टर जनरल है। तो अब ये अतिरिक्त पदभार एनएसजी का भी संभालेंगे। एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है निको स्लेट ने। किसने? निको स्लेट ने। और अब सवाल उठता है, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं कौन? ये एक फ्रीडम फाइटर थी। ओके, भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, ये सोशल रिफॉर्मर भी थी। और इनका जन्म मंगलुरु में हुआ था। और आज़ादी के बाद भारत की ये पहली ऐसी महिला थी जिनको लेजिस्लेटिव सीट भी मिली थी मद्रास प्रांत से। तो इनके ऊपर लिखी गई ये किताब है, इनके जीवन पर प्रकाश डालती हुई ये किताब है। इस किताब को पब्लिश किया गया है हैपर कॉलिंस के द्वारा। हैपर कॉलिंस एक बहुत बड़े पब्लिशर हैं। ये कौन सा देश है जो कि पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, और इन्होंने फार्मा के क्षेत्र में भारत को मान्यता दी है? फार्मा मतलब दवाइयों के क्षेत्र में भारत के साथ पैक्ट साइन किया है। तो ये पहला देश दुनिया का बन गया है निकारागुआ।
इससे पहले दुनिया का कोई भी स्पेनिश बोलने वाला कंट्री हमारे साथ मेडिकल क्षेत्र में एग्रीमेंट के साथ नहीं आया है। निकारागुआ कहाँ पड़ता है, पहले आपको ये समझा देता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके बीच में आने वाले जो कंट्री हैं, जैसे कि गौतेमाला हो गया, ये देखिए ये बीच में निकारागुआ है, क्यूबा हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहलाते हैं, क्योंकि भाई ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, तो बीच वाले क्या कहलाएंगे, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहलाएंगे। और बीच में अब यहाँ पर देखिए, ये जो समुद्र के बीच में आइलैंड कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कहलाते हैं कैरेबियन कंट्रीज, ओके। और निकारागुआ की कैपिटल क्या है, तो इसको बोलते हैं मानागुआ। क्या बोलते हैं, मानागुआ। इस टाइम पर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ये हैं डैनियल ओर्तगे। क्या नाम है, डैनियल ओर्तगे। तो अल्टीमेटली अब आप ये समझ लीजिए, निकारागुआ और भारत के बीच में एक मेडिसिन के क्षेत्र में पैक्ट साइन हुआ है। आने वाले समय में दोनों देश आपस में इसको लेकर भी ट्रेड करेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आपस में शेयर किए जाएंगे, मेडिसिन भी शेयर करी जाएंगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शेयर करी जाएगी। ये कौन सा शहर है जो कि 2027 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा? तो 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा चाइना, और चाइना में बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा। एक और खास बात ध्यान रखिए, अगले साल वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप होने वाली है, ठीक है। ये जो 2027 में होगी, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी, जिसमें इंडोर आउटडोर आउटडोर गेम्स दोनों होंगे। लेकिन अगले साल केवल इंडोर चैंपियनशिप होने वाली है। ये कहाँ पर होस्ट होगी, तो इसको भी चाइना ही होस्ट कर रहा है, बस शहर अलग है। ये शहर होगा नैनजिंग। कौन सा होगा, नैनजिंग। और इसका फैसला अभी तब लिया गया जब 234वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग थी स्विट्जरलैंड के ग्लासगो में, तब इसका फैसला लिया गया। हाल ही में फसाई के द्वारा, फसाई जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा भारत के कितने ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है? पहले मैं आपको बता दूं, ईट राइट सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ये ऐसे रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जो कि फसाई के सारे मानकों को मानते हैं, और जहां पर खाने पीने का जितना भी आइटम बिक रहा है, वो सारा बड़े ही हाइजीनिक तौर पर बेचा जा रहा है। किसी भी तरीके से वो लोगों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है, और हर तरीके से लोगों की हेल्थ की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर ऐसे स्टेशंस इस तरीके के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ऐसी फैसिलिटी, तो उनको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस बार एक साथ पूरे भारत के 150 स्टेशंस को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। पूरी लिस्ट आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन है पहली बार जिनको ईट राइट सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत दिया गया है। मतलब रेलवे स्टेशन तो है ही है, मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसे हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एक तो नोएडा का सेक्टर 51 हो गया, इनको भी मिल गया है। और नोएडा का बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, उसको भी मिल गया है ईट राइट। और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन, इनको भी। तो तीन तो नोएडा के ही हो गए। एक आपका कोलकाता का मेट्रो स्टेशन है, इसको बोलते हैं एस्प्लेनाडे। क्या बोलते हैं, एस्प्लेनाडे, इसको भी मिला है। और एक कानपुर का है, आईआईटी कानपुर, ठीक है। पिछले के पिछले साल आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक फर्स्ट फेज में कानपुर के अंदर मेट्रो का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। तो आईआईटी कानपुर जो है, इनको भी मिल गया है। और फसाई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और फसाई के चेयरपर्सन है सुधांश पंत। क्या नाम है, सुधांश पंत। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की आईडी ऊपर लिखी हुई है, वरुण अवस्थी 07। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इनमें से यह कौन सी जगह है जिसका प्राचीन नाम लुम्बिनी है? मतलब पहले इसे, कई सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले इसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी। आप अगर इस साल के एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि 3 महीने अभी आपको मिल रहे हैं। तो आप मेरा जीएस जीके का बैच फॉलो कर सकते हैं। इस बैच के अंदर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, और साथ में वन लाइनर का क्रैश कोर्स, ये सब कुछ आपको एक ही बैच में दिया हुआ है। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीएस में आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे इसके अलावा। और चाहे आप स्टेट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप किसी भी राज्य की पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आप वहां तक के लिए भी इस बैच को अवेल कर सकते हैं।
बहुत ही स्टैंडर्ड और जिसमें मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है, जो कि आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। खास बात इस बैच की ये है कि इतना सारा कंटेंट और जो कि सिर्फ रेलेवेंट है, जिससे कि पेपर निकलना है, कुछ भी इधर-उधर का नहीं, वो आपको एक जगह पर मिल पाता है इस बैच में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय-बाय। आपका दिन मंगलमय हो।